रिज़ाइन करके मैं मुंबई से दिल्ली आ गया और दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में गैराज के ऊपर एक कमरा लिया और 8-9 महीने निरंतर वहाँ रह के मैंने परीक्षा की तैयारी करी और आईएएस सिविल सर्विस की परीक्षा दी। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में शुरू में तो मेरा बहुत अच्छा गया। आधी-अधूरी जानकारी भी बोलने लगा तो वहाँ से मेरा इंटरव्यू गड़बड़ाने लगा और गड़बड़ होता चला गया। क्या जॉब करते-करते सिविल सर्विस की परीक्षा देनी चाहिए या जॉब छोड़ देना चाहिए या कितने साल तक लगातार सिविल सेवा की परीक्षा देते जाना चाहिए? ऐसे कई प्रश्न जो हैं आपके मन में ज़रूर उठते होंगे। जब आईएएस सेवा में आप आ जाएँगे, आप ये नहीं समझ सकते कि आप 5 सितारा में खाना खाने की, घूमने की और इस सब की अब्रॉड घूमने की सबकी ज़िंदगी आप आसानी से जी सकते हैं, क्योंकि आपको मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। मेरी जिस जगह तहसील में पोस्टिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक डाक बंगला था और उस डाक बंगले के गेस्ट हाउस के एक कमरे में मुझे रहने को मिला और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ ना बिजली थी ना पानी था। कुछ लोग मेरे सामने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, एक औरत को जो है वहाँ कुछ लोगों ने घर में बांध रखा है चारपाई से और उसके साथ उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। नमस्कार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने बात करने के लिए। मैं पहले थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आलोक रंजन है। मैं आईएएस का रिटायर्ड ऑफिसर हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के पद से 2016 में रिटायर हुआ हूं और मैंने 38 साल की सेवा आईएएस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में करी है। मैं सन 78 बैच का आईएएस अफसर रहा हूं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आईएएस सेवा या सिविल सर्विस सेवा में क्यों आना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए आदमी का, क्या लक्ष्य होना चाहिए और उस सेवा की क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से क्या आनंद आता है इस सेवा में काम करने का और किस तरीके से उन चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं और किस तरीके से अपने करियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, करियर तो बहुत होते हैं, ऐसा नहीं किसी करियर में कोई कमी है और आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है। हमारे ज़माने में जब हमने दिया था 78 बैच का था मैं, तब इतने करियर ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत करियर ऑप्शन है। देखिए, फैशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं, आप किसी भी और क्षेत्र में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, हर क्षेत्र में आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सिविल सेवा का अपना एक अलग महत्व है। तो लेकिन आपको समझना है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सही उद्देश्य को लेके आप नहीं आए, तो आपको सिविल सेवा में फिर आनंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा और आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उस लक्ष्य पे आप पहुँच नहीं पाएँगे। अधिकतर आप किसी से पूछिए कि आईएएस में क्या है भाई, क्यों आना चाहते हो? तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? लोगों के दिमाग में आता है कि भाई आईएएस में आने से बहुत पावर मिलेगी, बहुत स्टेटस मिलेगा समाज में, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, चपरासी मिलेगा, पुलिस गार्ड मिलेगा, सैल्यूट मिलेगा, पूरा सरकारी अमला-जमला मिलेगा। ये एक लोगों के मन में बात होती है। तो मैं समझता हूँ ये गलत बात नहीं है। ये चीज़ तो रहती है, ये मिलती है, हालाँकि अब उतना नहीं रह गया जितना पहले था, काफ़ी कुछ कम हो गई ये चीज़ें, लेकिन फिर भी अभी भी है, स्टेटस है सोसाइटी में, पावर है, सब कुछ है। तो ये एक उद्देश्य होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन केवल यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। नॉट ओनली फॉर पावर, आप इसमें जो आ रहे हैं, केवल पावर के लिए नहीं, इसमें आपको कुछ और करने के लिए आना चाहिए। कुछ और आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं या विशेष तौर से आईएएस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। और इसके लिए मेरे दिमाग में ये आता है कि आपके दिमाग में होना चाहिए पब्लिक सर्विस करने की बात। पब्लिक सेवा का लक्ष्य होना चाहिए आपके दिमाग में। अब इसको मैं थोड़ा आपको उदाहरण देके बता सकता हूँ कि पब्लिक सेवा से क्या मतलब हुआ। जैसे कोई भी आप नागरिक हैं, तो आपको कई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। आप कभी सोचते हैं कि सड़कें ठीक नहीं बनी हैं, कभी आप सोचते हैं बिजली की समस्या है, कभी आप सोचते हैं पानी की समस्या है, कभी कोई और बात है, देश का औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। लेकिन आप इस पे कमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार-विमर्श करते हैं। लेकिन आईएएस सेवा एक ऐसी सेवा है, इसमें आने के बाद आपको ऐसे पद मिलेंगे कि आप इन पे काम करेंगे, आप इनकी योजनाएँ बनाएँगे, उन योजनाओं को आप लागू करेंगे, तो वास्तव में आप एक बदलाव ला सकते हैं समाज में, एक परिवर्तन ला सकते हैं इन सभी क्षेत्रों में, जो आप अभी खाली चिंतन करते हैं या जिनके बारे में आप केवल सोचते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें लक्ष्य होना चाहिए पब्लिक सेवा का कि टू मेक अ डिफरेंस। मैंने एक किताब लिखी है इस पे, मेकिंग अ डिफरेंस, आईएएस एज़ अ करियर। तो मेकिंग अ डिफरेंस का मतलब क्या है? अगर आप इसको कहिए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाना, पॉजिटिव बदलाव लाना समाज में। तो ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि समाज में हम इस तरीके का बदलाव जो है वो ला सकें। तो अगर हमारा ऐसा मोटिवेशन है, अगर ऐसा हमारा उद्देश्य है, तभी हमको पब्लिक सेवा में आना चाहिए और यही पब्लिक सेवा का वास्तविक आनंद है। इसमें आपको वास्तविक आनंद तभी मिलेगा जब आप चाहेंगे कि आप समाज में कुछ ऐसा कर सकें कि अधिक से अधिक लोगों के जीवन को आप छू सकें। इसमें मौका मिलता है। झोपड़ी से लेके महलों तक जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आपको जो पावर का वर्ड आपने यूज़ किया ना शुरू में, वो पावर खाली इसके लिए नहीं होनी चाहिए कि सरकारी अमला-जमला आपको मिले। पावर इस बात की है कि आपके कलम में वो ताकत है कि आप अपने निर्णय लेने की क्षमता से, आप अपने कार्य से, आपकी कार्यप्रणाली से, आप वास्तव में लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें, वास्तव में।
लोगों को जीवन को छू सकें नज़दीक से, उनमें की क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक फ़र्क ला सकें, उनकी जीवन की गुणवत्ता में एक फ़र्क ला सकें। तो ये उद्देश्य होना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ जो है आपको आईएएस सेवा में आना चाहिए। मैं ये बात ज़रूर शुरू-शुरू में ये कहना चाहूँगा, तो अगर उद्देश्य सही नहीं है, तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी और ना आपको आनंद मिलेगा, ना सुख मिलेगा उस करियर में, ये बात होनी चाहिए। एक बात यहाँ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा। कई लोग ये सोचते हैं कि आईएएस सेवा में आने पे उनको सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ सैलरी वगैरह जो होती है बड़ी लिमिटेड होती है आईएएस सेवा की या सिविल सर्विस की। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचें कि इसमें बहुत धन आपको मिल जाएगा या वो बहुत ऐश्वर्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है आईएएस सेवा में। ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ आप ज़्यादा अधिक इनकम अर्न कर सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि वहाँ सैलरीज़ वगैरह ज़्यादा रहती हैं। अब एक उदाहरण के लिए आपको बता दूँ कि मैं चीफ सेक्रेटरी के पद से 38 साल की सेवा के बाद रिटायर हुआ। तो जब मैं रिटायर हुआ 2016 में, तो सीटीसी जिसे कहते हैं ना, टोटल सैलरी एमोल्यूमेंट्स जो हैं, उसमें मेरे 27 लाख थे। तो 27 लाख के एमोल्यूमेंट्स जो है, आज नया लड़का जो है, जो आईआईटी, आईआईएम से पढ़ के निकलता है, उसको भी शुरू में 27 लाख की सैलरी मिल जाती है। इसलिए इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि जब आईएएस सेवा में आप आ जाएँगे, तो आपकी धनराशि के इतना आपको हाथ में लिक्विड कैश आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको जीवन को भी एक उसी तरीके से जीना पड़ेगा। आप ये नहीं समझ सकते कि आप 5 सितारा में खाना खाने की, घूमने की और इस सब की अब्रॉड घूमने की सबकी ज़िंदगी आप आसानी से जी सकते हैं, क्योंकि आपको मेहनत और ईमानदारी से काम करना है और आप ईमानदारी से काम करेंगे, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं इसमें थोड़े अपना आपको कुछ उदाहरण देके आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि मेरे क्या जीवन रहा है, मैंने किस तरीके से आईएएस या सिविल सर्विस में आने का मैंने उद्देश्य रखा। मैं बताऊँ, मैंने अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया था, बीए ऑनर्स, यहाँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय में, यहाँ से मैंने किया और उसके बाद करते ही मैं सेलेक्ट हो गया था आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए के लिए। तो आईआईएम अहमदाबाद आप जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोग वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं और वहाँ बहुत अच्छे जॉब्स मिलते हैं, तो मैं भी गया। मैंने भी वहाँ 2 साल पूरा किया, कैंपस से प्लेसमेंट भी हुआ मेरा। मुंबई में एक कंपनी में मैं गया, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिसमें मेरे को नौकरी भी मिली। लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला। मेरी इच्छा थी हमेशा कि मैं समाज के क्षेत्र में कुछ काम करूँ, लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करूँ, कुछ पब्लिक लाइफ में आऊँ। इससे मेरा बहुत अंदर से इस इच्छा मेरे अंदर जागृत होती रहती थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। बिज़नेसमैन भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये बात होती है कि आपके अंदर की इच्छा क्या है कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये मेरे अंदर की इच्छा थी कि मैं वास्तव में जुड़ के जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो असमानताएँ हैं, उनको मैं विषमताएँ हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकूँ, उनको मैं दूर कर सकूँ और देश को उन्नति के रास्ते पे चला सकूँ और इसमें मुझे बड़ा मेरी इच्छा जागृत होती थी और मेरे अंदर मन में ये बात आती थी। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं रहूँगा, मैं सिविल सर्विस की परीक्षा दूँगा और मैंने रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करके मैं मुंबई से दिल्ली आ गया और दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में गैराज के ऊपर एक कमरा लिया और कमरे में रह के 8-9 महीने में रहा और 8-9 महीने निरंतर वहाँ रह के मैंने परीक्षा की तैयारी करी और आईएएस सिविल सर्विस की परीक्षा दी और ये ईश्वर की कृपा रही कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो गया। मेरी चौथी रैंक आई थी ऑल इंडिया में और मैं सफल होके उसमें उत्तीर्ण हो गया और मुझे उत्तर प्रदेश का ऑर्डर मिला, आईएएस सेवा मिली। तो ये मेरा ये वो रहा कि मैंने वहाँ आईआईएम अहमदाबाद के बाद छोड़ के मैं इसमें आया, तो मुझे बहुत से लोग इस प्रश्न को पूछते थे। बहुत से लोगों ने पूछा हमेशा कि अरे आप आईआईएम में रहते तो आपकी सैलरी तो 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाती, आप तो यहाँ आए तो सैलरी इतनी कम है और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने अपने वहाँ जो कुछ आपने सीखा वो आपने लूज़ कर दिया या खो दिया सिविल सर्विस में आके? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिविल सर्विस हो या प्राइवेट सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आपको हमेशा लोगों को लेके, पीपल को लेके मैनेज करना पड़ता है। उनसे आपको काम लेना पड़ता है। आपको लक्ष्यों को जो है वो हासिल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो काम चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे आप सिविल सेवा में हो, वही करना है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी चाहे एमबीए आपने पढ़ा हो या कुछ पढ़ा हो, तो इससे आपका कोई किसी किस्म का नुकसान है इसमें आने का। ऐसा कोई जो है नुकसान नहीं है। लेकिन आप बल्कि इससे फ़ायदा ही होता है। अगर नए-नए तरीके लोग सिविल सेवा में आएँ, अलग-अलग डिसिप्लिन से लोग आएँ, तो सिविल सेवा इससे और एनरिच होती है, उससे और आगे बढ़ती है, इससे और फ़ायदा ही होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और मैंने अपने 38 साल के जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के ये नहीं सोचा कि मैंने कोई इस संबंध में गलत निर्णय लिया है। अब जैसे ये एक प्रश्न ये हमेशा आप लोगों के मन में भी होगा कि देखिए मैंने तो एक जॉब छोड़ा, मैं आ गया, लेकिन आप लोगों के मन में भी होगा, कई आप में से ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, कि क्या जॉब करते-करते सिविल सर्विस की परीक्षा देनी चाहिए या जॉब छोड़ देना चाहिए या कितने साल तक लगातार सिविल सेवा की परीक्षा देते जाना चाहिए? ऐसे कई प्रश्न जो हैं आपके मन में ज़रूर उठते होंगे। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मेरा अपना ये धारणा है कि ये बड़ी कठिन परीक्षा है। ये तो आप भी जानते हैं, बहुत कठिन परीक्षा है। लाखों बैठते हैं, उसमें से मुश्किल से 600-700 लोग सिविल सेवा में जो है उत्तीर्ण हो पाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल परीक्षा है, इसके लिए इसमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। होता क्या है आजकल, अगर आप किसी भी जगह नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हो, तो वहाँ भी वो आपसे चाहेंगे कि आप 8 घंटे, 10 घंटे जो है लगातार
अच्छे तरीके से काम करें। तो आप 8-10 घंटे जब काम करते हैं तो आप थक जाएँगे, आप उतनी पढ़ाई जो है उसके साथ नहीं कर पाएँगे। एक आधे महीने भी छुट्टी ले लेंगे तो उतना नहीं कर पाएँगे। या तो आप इतना हो कि जॉब आपका कि आपको 5-6 महीने की कम से कम छुट्टी मिल जाए, या 5-6 महीने की अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम शुरू का एक आधा अटेम्प्ट जो है, ये मेरी अपनी धारणा है, तो जॉब के साथ नहीं करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। क्योंकि एक ही लक्ष्य दिमाग में रख के सबको चलना चाहिए कि हमें सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, और फिर पूरे मन और तन को लगा के इस परीक्षा की आपको जो है तैयारी करनी चाहिए और जॉब की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अब ये है कि कितने दिन तक, कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में नहीं आते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आते हैं, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं आते हैं, तो भी इतने सालों तक तो आप लगातार नहीं सब कुछ छोड़ के इस परीक्षा को दे सकते हैं। बल्कि मेरा यहाँ तो मत ऐसा है कि जो इस कई लोग 5 या 6 अटेम्प्ट देते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं, इतना लंबा समय अपना यूथ का जो है वो उसमें नहीं लगाना चाहिए। आप पहले अटेम्प्ट लेके देख लीजिए कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी बहुत और मेहनत करके सक्सीड कर सकते थे, तो आप दूसरे अटेम्प्ट दीजिए। दूसरे अटेम्प्ट में भी लगता है कि आप नज़दीक पहुँचे नहीं हो पाए, तो तीसरा तक दीजिए। पर मेरी अपनी धारणा है कि 3 से ज़्यादा फिर देने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे शुरू मैंने कहा, बहुत और करियर है, बहुत और चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कि अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा में नहीं आते हैं, आपको ये महसूस करना चाहिए कि आपके अंदर बहुत प्रतिभा है और आप उस प्रतिभा को यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, और आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए बिल्कुल भी अगर सिविल सेवा की परीक्षा में आप उत्तीर्ण किसी वजह से भी नहीं हो पाते हैं, तो ये ना समझिए कि आप में कोई कमी है। कोई कमी नहीं है आप में, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप उसको आगे रखिए। बिल्कुल निराशा के अंदर भाव आपके अंदर जो है, वो नहीं आना चाहिए। ये मैं इस बात को पहले सबसे बात बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगा। अब बात आती है कि सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी में क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़रूरी तो ज़रूर है कि आपका सब्जेक्ट क्या आप चुनते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या चुनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कई लोग वो चुनते हैं जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, या जो सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें अधिक नंबर मिल सकते हैं, या वो सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि एक तो सब्जेक्ट का कोर्स कितना है, बहुत वाइड कोर्स है, तो शायद उतना आपको समय में आप ना कर पाएँ। डिफाइंड कोर्स हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। मार्क्स अच्छे मिलते हों, इसको भी ध्यान देना है। लेकिन मैं समझता हूँ सबके ऊपर बात ये है कि उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। वो आपको रुचिकर सब्जेक्ट लगना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, तभी आप उसमें अच्छे से अच्छा आंसर भी दे पाएँगे सवालों का। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ऑप्शनल पेपर का जो है आपको चयन इसमें ज़रूर करना चाहिए। और ऑप्शनल पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है बताऊँ आपको, कि ऑप्शनल पेपर में मार्क्स आपको ज़्यादा अधिक मिल सकते हैं। भाई 250-250 के 1 पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, पर जनरल स्टडीज़ में बहुत अधिक मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। 50% ही मिल जाए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसमें आप मानेंगे। लेकिन ऑप्शनल पेपर में आप 60% भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो वो पेपर हुआ और एस्से का पेपर हुआ। 2 पेपर में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए एस्से के पेपर पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अब एस्से तो 2 एस्से आते हैं। एक तो होता है किसी कोई समस्या पे, भारत कोई समस्या है कि जो कह देंगे साहब ये प्राथमिक शिक्षक में यहाँ उन्नयन की आवश्यकता है देश के विकास के लिए, इसके बारे में लिखिए। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात उसमें आती है। दूसरे हो सकता है जनरल एस्से, जिसमें आपकी लिखने की शैली, आपकी विचारधारा, इन सब पे जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो उन दोनों एस्सेस को आपको लिखना है अच्छे से अच्छा। तो ऐसे पेपर में भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आप ऐसे पेपर में आपको मिल सकते हैं। तो मेरा ये आपके कहने का उद्देश्य ये है कि ऐसे पेपर में ये ध्यान रखिए कि लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। चाहे ऐसे का पेपर हो, चाहे कोई भी लिखित पेपर हो। आंसर जो होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए और सीमित वर्ड्स में होना चाहिए, क्योंकि हर देखिए आप 250 वर्ड में आंसर लिखना है, 150 वर्ड में आंसर लिखना है। ऐसे ऐसे भी आपको 2 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे के अंदर, इसलिए आपको सीमित रखना है। तो लॉजिकल फ्लो रखिए, एनालिटिकल रखिए, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बन के निकलना चाहिए, एक फ्लो करते हुए ऐसे जो है धारा की तरह आगे बढ़ना चाहिए और फिर एक कंक्लूजन में बात आनी चाहिए। और सिविल सेवा में आपको एक बात बता दूं, बैलेंस्ड आंसर उनको चाहिए, बैलेंस्ड और बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको एक मैं महत्वपूर्ण बताऊं, कई लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ लिख दिया मुझे नंबर नहीं मिले। वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि सिविल सेवा में खास तौर से या किसी भी परीक्षा में, पर सिविल सेवा में खास तौर से मेरे को ये अनुभव है, वो देखते हैं कि आपने कितनी रेलेवेंट बात करी, कितनी टॉपिक से जुड़ी हुई बात करी, जो सवाल पूछा गया है उसका आपने सही उत्तर दिया कि नहीं दिया है। आप टॉपिक को आंसर मत करिए, आप सवाल का आंसर करिए। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैं तो हिस्ट्री ली थी अपने टाइम पे, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री ली थी उस जमाने में। तो अलग पैटर्न था, अब से अलग पैटर्न था उस जमाने में, 80 के पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसमें जैसे सवाल आए कि नेपोलियन वाज द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बट अल्टीमेटली डिवोर्ड बाय इट। तो इसमें आपको ये नहीं कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जितना मालूम है या नेपोलियन के बारे में जितना मालूम है आप सब लिख दीजिए। ये जो सवाल पूछा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे नेपोलियन की उत्पत्ति हुई और कैसे नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आदर्श निकले थे उन्हीं की वजह से उसको एंड में वो हार भी पानी पड़ी या वो हटा पावर से, तो इस पे आपको केंद्रित करके अपना आंसर लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए,
समझिए और उसका आंसर दीजिए। टॉपिक को मत आंसर करिए, जो इर्रेलेवेंट चीज़ें लिखेंगे, उस पे आपको मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। यही बात ऐसे की है। मुझे अभी तक याद है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण मेरे साथ एक विद्यार्थी थे, जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, बहुत अच्छे थे और हम लोग सोचते थे ये तो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएँगे। ऐसा होता है ना कि हम कई लड़कों को कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं या कई लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, ये तो पढ़ाई में इतनी तेज़ हैं, ये तो सेलेक्ट हो ही जाएँगी और हो भी जाते हैं। ये यूपीएससी परीक्षा की ये वास्तविकता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनका सिलेक्शन हो भी जाता है आम तौर पे। लेकिन कई ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो उसमें उनके ऐसे पेपर में उनको 0 नंबर मिल गए सिविल सर्विस में। क्यों मिल गए? कि टॉपिक थी टू मैन विद एन एम्प्टी स्टमक फूड इज़ गॉड, लेकिन ब्रैकेट में लिखा था एमके गांधी। ये गांधी जी का कोटेशन है। तो उन्होंने अपने एसे में गांधी जी की बात ही नहीं करी। गांधी जी के दर्शन की बात ही नहीं करी कि गांधी जी ने ये क्यों कहा, गांधी जी की क्या सोच है इसके पीछे, अपनी विचारधारा लिख दी। तो जब उन्होंने गांधी जी की बात ही नहीं करी तो उनको ऐसे में 0 नंबर मिल गए। तो यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि जो उसने प्रश्न पूछा है, जो उसने चीज़ कही है, आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना आंसर लिखेंगे या उसको ध्यान में रखते हुए अपना एसे लिखेंगे। ऐसे में लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंस है, भाषा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, बैलेंस आना चाहिए। ये सिविल सेवा की पहली बात है कि एक सिविल सेवक को जो है एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व होना चाहिए। तो बैलेंस्ड व्यक्तित्व मतलब आप दोनों तरफ की बात लिखें, प्रो और कॉन, मतलब फेवर में भी और अगेंस्ट भी, दोनों तरफ की बात लिखते हुए फिर अपनी विचार दें कि हमारा क्या विचार है। एक बैलेंस एंड में जो कंक्लूजन जो है वो आपको ड्रॉ कर देना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और ये अगर ऐसा आप करेंगे तो कोई इसमें संदेह नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स रिटन में मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटन 1750 नंबर का होता है, इंटरव्यू तो 275 नंबर का ही होता है। अब रही बात पर्सनैलिटी टेस्ट की, इसके लिए तो आपके व्यक्तित्व को लोग देखते हैं। इसमें ये बात मान लीजिए कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है, वो सवाल-जवाब का टेस्ट नहीं है, आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो तो आपकी रिटन में टेस्ट कर लिया उन्होंने। वो ये देखते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, किस तरीके से किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका लॉजिकल फ्लो है कि नहीं दिमाग में, आप एनालाइज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कितने आराम से सोचते हुए एक चीज़ का एक बैलेंस तरीके से उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि आप सिविल सेवा में अगर आ रहे हैं, तो आपको डेमोक्रेसी के फेवर में तो होना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में होना पड़ेगा, आपको सेक्युलरिज़्म के, सोशलिज़्म के फेवर में होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे आइडियल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है। तो जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दिया है, उसकी आप अगेंस्ट नहीं हो सकती आपकी विचारधारा, नहीं तो आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक ही नहीं है अगर आपकी विचारधारा उसमें नहीं है, क्योंकि आपको संविधान के तहत ही सारा काम जो है अपने जीवन में करना है। तो इसका ध्यान में रखते हुए पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में आपको देखना है कि आप एक तो अच्छे कपड़े पहन के जाइए, मतलब साधारण, साफ-सुथरे कपड़े पहन के, ये नहीं कहता हूँ बहुत आप वैसे कपड़े पहनिए, लेकिन साधारण कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मुस्कुराते हुए जाइए, आराम से बैठिए, सीधे बैठिए और बैठ के आंसर दीजिए, वो बिल्कुल पोलाइटली दीजिए, कर्टसी के साथ दीजिए, लेकिन सही अपने हिसाब से आपके दिमाग में आ रहे हैं आंसर, वो आप सामने रखिए। पर यहाँ एक बात ये है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई क्या सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए? मैं देखिए, झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, बात तो सही है। क्योंकि झूठ अगर आपका पकड़ में आ जाएगा, तो आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी-कभी देखिए कोई बात ऐसी भी होती है जो आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन उसको आप दिखाना चाहते हैं मान लीजिए उस बात को, तो आप उसको दिखाने के लिए एक बैलेंस तरीके से उस बात को पुट अप कर सकते हैं। अपने तरीके से एक शैली में उस बात को सामने रख सकते हैं। एकदम ब्लंटली या एकदम से कहीं कह देना चाहिए कि साहब ये गलत है, ये नहीं सही है या मैं इसमें विश्वास नहीं करता, ऐसे ना कहते हुए उसको एक बैलेंस तरीके से, एक पोलाइटली एक तरीके से चीज़ को आप उसको सामने रख सकते हैं। अब मैं आपसे खाली इतना शेयर करूँगा, मेरा भी जब सिलेक्शन हुआ था, तो पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में शुरू में तो मेरा बहुत अच्छा गया। मेरे से उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं? मैं क्या शौक है? मैंने कहा मेरा पढ़ने का, रीडिंग का शौक है। तो उन्होंने रीडिंग मुझसे डिस्कस करी, तमाम लिटरेचर की किताबें डिस्कस करी और बहुत अच्छा शुरू का मेरा गया। मैं बहुत प्रसन्न था। लेकिन उसके बाद ही एकदम से देखिए कभी-कभी क्या हो जाता है, ये मैं सामने रखना चाह रहा हूँ बात अपने अनुभव के आधार पे, कि उन्होंने जो है मुझसे, जो नेक्स्ट थे वो साइंटिस्ट थे, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। जो बोर्ड में थे। उन्होंने जब इससे पढ़ा तो उन्होंने कहा आपने साइंस की किताबें पढ़ी हैं कि आपको पढ़ने का इतना शौक है? तो मैंने कहा हाँ, मैंने चार्ल्स डार्विन की पढ़ी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पढ़ी है, 1-2 और किताबें बताई। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं वो आपने कुछ वो पढ़ा है, साइंस फिक्शन पढ़ा है। तो मैंने कहा नहीं, साइंस फिक्शन इतना नहीं पढ़ा। इतने में वो मुझसे साइंस के सवाल पूछने लगे कुछ, और धीरे-धीरे जो वो पूछने लगे तो मैंने इतनी तैयारी करके गया था तो मैं उनका उत्तर देने लगा। तो उन्होंने जैसे रमन इफ़ेक्ट क्या होता है, यहाँ तक सवाल पूछ डाला मुझसे। सीवी कौन मशहूर साइंटिस्ट है इंडिया के, मैंने नाम बताए, सीवी रमन का नाम बताया, उनके किस चीज़ के लिए मशहूर हैं, मैंने कहा रमन इफ़ेक्ट के लिए मशहूर, तो रमन इफ़ेक्ट क्या होता है? तो अब मैं यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगा। देखिए क्या होता है ना, जब आपको सवाल ऐसे मिलने लग जाएँ कि जो आप समझते हैं कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट मैं नहीं था। तो जब मुझसे साइंस के सवाल पूछने लगे वो एक के बाद एक, तो मैं थोड़ा-सा विचलित होने लगा। अच्छा, यहाँ मुझे क्या करना चाहिए था? जब ऐसे प्रश्न आ जाएँ इंटरव्यू में तो कह देना चाहिए था सर,
आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं इसकी डिटेल में इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन मुझको ये लगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा कह दूँगा तो उनको लगेगा मैंने उत्तर नहीं दिया है सवाल का, तो मैं बोलने लगा और जितनी मुझे जानकारी थी तो वो आधी-अधूरी जानकारी भी बोलने लगा, तो वहाँ से मेरा इंटरव्यू गड़बड़ाने लगा और गड़बड़ होता चला गया। उसके आगे आके एक एयर मार्शल साहब थे, वो कृषि के बारे में पूछने लगे। कृषि के बारे में भी मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, मैं शहरी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति था, तो मुझे कृषि के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा इंटरव्यू तो एकदम मन में जैसे होता है ना, वहाँ बैठे हुए, ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी ये फ़ील नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगा, अरे अब तो मेरा इंटरव्यू गड़बड़ हो रहा है, अब क्या होगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? तब तक चेयरमैन साहब के पास फिर आया और उन्होंने कुछ एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे सवाल पूछ लिया, करंट अफेयर्स को जुड़े हुए। उस पे मैंने तुरंत जो है अच्छे से बोला 2-3 मिनट, तो मिल गए, सेलेक्ट हो गए, ठीक-ठाक नंबर मिले, लेकिन जितने और अच्छे मुझे इंटरव्यू में और अच्छे मिल सकते थे, अगर मैंने अपने को और अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया होता। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि जो चीज़ आपको आती है, उस तरफ इंटरव्यू बोर्ड को ले जाइए। जो सवाल आते हैं, उन पे अधिक से अधिक डिस्कशन करिए, उस पे अधिक से अधिक बोलिए और जो नहीं ठीक से आते हैं, उनमें पहले कह देना आई डोंट नो सर भी ठीक है और अगर नहीं तो कम से कम बोल के उससे निकल जाना चाहिए। उसमें विचार-विमर्श में या चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपका नुकसान हो सकता है इंटरव्यू में। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन और तैयारी के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सेवा के बारे में भी आपको बता दूँ, मोटिवेशन जो है आपका, हमने शुरू में बताया पब्लिक सर्विस का होना चाहिए। तो देखिए, ये ध्यान में ना रखिएगा कि आप आते ही आपको बहुत कुछ, सब कुछ बहुत आलीशान मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेवा में आके सब आलीशान मिल जाता है। बहुत कुछ शुरू-शुरू में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं सेलेक्ट हुआ और पहले एसडीएम होके पोस्ट हुआ, तो मेरी जिस जगह तहसील में पोस्टिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक डाक बंगला था और उस डाक बंगले के गेस्ट हाउस के एक कमरे में मुझे रहने को मिला। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ ना बिजली थी ना पानी था और बाल्टी में पानी आता था नहाने के लिए और लालटेन रात में जलाई जाती थी, उसमें बैठ के खाना खाते थे या बैठ के कुछ काम करते थे या पढ़ते लिखते थे। तो ये शुरुआत की ज़िंदगी थी। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़बरदस्त हम आईएएस सेवा में आ गए, सिविल सर्विस के ऑफिसर हो गए, तो बहुत कुछ हमें शुरू से मिल रहा है। लेकिन काम करने का भी मौका बहुत मिला। 1 महीना ही हुआ था मुझे एसडीएम हुए कि वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बाढ़ आ गई मेरी तहसील में और वो बैकवर्ड तहसील थी, उसकी सड़क भी टूट गई, तो मुख्यालय से हमारा संपर्क भी टूट गया। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो सारा काम अपने आप करना पड़ा और मुझे याद है कि अपनी टीम को लेके हम 18-18 घंटे पानी में पैदल चल के जाया करते थे, नाव से जाते थे। वेस्ट लेवल तक पानी में अपना चल-चल के जाते थे और गाँव-गाँव जाके लोगों को राहत पहुँचाते थे, राहत सामग्री पहुँचाते थे, उनको इवैक्यूएट कराते थे, उनको बाहर लाते थे। तो इतना संतोष मिला ये सब काम करने का। यही चुनौतियाँ हैं इसके सेवाओं की, कि जब आप पब्लिक सेवा कर रहे हैं, लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, तो आप उनको राहत दे पा रहे हैं। तो इससे बहुत अधिक जो है मन में संतोष मिला। और मैं एक बड़ी इसमें कहानी और भी सुनाता हूँ कि उसी समय की कहानी है कि एक कुछ लोग मेरे सामने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, एक औरत को जो है हमारे कुछ लोगों ने घर में बाँध रखा है, चारपाई से, और उसके साथ उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। मैंने जब पुलिस ऑफिसर से पूछा, स्टेशन ऑफिसर से, उसने कहा नहीं सर, हमने तो पता लगाया ऐसा कुछ नहीं है। हमने फिर एक टीम वहाँ भेजी और जब टीम भेजी तो पाया वो सही था और उस औरत को कहीं और प्रदेश से यहाँ लाए हुए थे लोग और उनको उसको बाँध रखा था। मैंने तुरंत उसको मुक्त कराया और उसको कहा कि इसको ट्रेन में बैठाल के अपने गाँव भिजवाया जाए। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो पैसा इकट्ठा करा के उसको दिया और उसको भेजा। लेकिन बड़ा संतोष मिला कि आप इस तरीके से किसी के जीवन को छू सकते हैं या इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों से भी उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जिला अधिकारी का पद भी एक आपको मालूम है बड़ा इम्पोर्टेंट पद होता है, डीएम का पद। मुझे याद है कि डीएम के पद में रह के जैसे एक उपलब्धि मेरे दिमाग में आती है कभी-कभी कि हमने आगरा का, मैं डीएम था, तो वहाँ संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाया और 5.5 लाख निरक्षर लोगों को, जो 15 से 45 की आयु के थे, उनको वॉलंटियर्स को यूज़ करके, स्वयंसेवकों को यूज़ करके, कोई धनराशि खर्च किए बिना ही गाँव के लड़के-लड़कियों को लिए के हमने उनको पढ़वाया और पढ़ा के 1 साल के अंदर उनको साक्षर बनाया, जो भारत सरकार ने इसको अप्रूव भी किया, उनका टेस्ट लिया था वो किया। बहुत संतोष मिला ऐसा काम करने से कि ऐसे लोग जब साक्षर हो गए, तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास आया, जो उनके अंदर आत्मबल आया, उसको देखने लायक ही था। यहाँ तक कि गाँव की औरतें चिट्ठी लिखती थी मुझको, डीएम को लिख के कि जिलाधिकारी जी, हमारे गाँव में पानी नहीं है, पोस्ट कार्ड भेजने लगी। नई साक्षर थी वो, अभी-अभी साक्षरता उनको मिली थी। तो मैंने उनको उसको उत्तर दिया और जब उत्तर देता था तो गाँव में उस महिला की बहुत इज़्ज़त हो जाती थी कि देखिए, इस महिला को जिलाधिकारी ने चिट्ठी लिखी है, इनकी चिट्ठी का उत्तर दिया है और वहाँ हमने हैंडपंप भी लगाया, वहाँ पानी की समस्या हल करी। तो इस तरीके से जो है काम करने से बड़ा आनंद और संतोष मिलता है इस सेवाओं में। सिविल सेवा में, आप जिस भी सेवा में आप हो, आपको मौका मिलेगा कि अधिक से अधिक आप पब्लिक के लिए जो आप काम कर सकें। चीफ सेक्रेटरी के पद पे रहा उत्तर प्रदेश के, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे कई लोगों ने देखा होगा। इसको हम लोगों ने 2 साल के अंदर बना के तैयार किया। लखनऊ में मेट्रो हम लोग 2 साल के अंदर लेके आए। शांति व्यवस्था का डायल 100 का सिस्टम, जो
देश विदेश का सबसे बड़ा सिस्टम था, उसको हमने 2 साल के अंदर लागू किया। तो ये सब लागू करने का बहुत आनंद मिलता है। तो सिविल सेवा में आप पुलिस में हो, इनकम टैक्स में हो, कस्टम में हो, आईएएस में हो, किसी में भी हो, आपको बहुत ऐसे मौके मिलेंगे कि आप ऐसा काम करके दिखाएं कि वास्तव में समाज में इससे परिवर्तन आए और लोग इससे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। इसलिए ये मोटिवेशन होना चाहिए आपको सिविल सेवा में आने के लिए। आपको अधिक से अधिक जनता की सेवा करना है, अधिक से अधिक समाज के लिए काम करना है। और इसीलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देखिए कि जोश टॉक्स ने इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हम लोग आपसे बता सकें कि आप अगर आते हैं सिविल सेवा में, तो आपको क्या चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और क्या-क्या आप कर सकते हैं वास्तव में, जिसमें आपको अपना आंतरिक संतोष तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप समाज के लिए इतना सुख कर सकते हैं कि समाज को भी बहुत कुछ आपके देने से जो है वो मिलेगा। तो इस सब को जो है ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यही आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, यही आपके अंदर उत्साह होना चाहिए और यही आपको सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सपने कौन से सपने देखने चाहिए? दिन में सपने, रात में सपने नहीं, सोते हुए नहीं। दिन में वो सपने देखिए जो आपको सोने ना दें बिल्कुल। आपके अंदर ये उत्साह होना चाहिए, ये पैशन होना चाहिए, ये जोश होना चाहिए आपके अंदर। तो इसके अंदर आपके अंदर है, तो आप वास्तव में पब्लिक सेवा करेंगे, वास्तव में सिविल सेवा में आप उत्तीर्ण भी हो जाएँगे और अच्छे से अच्छा करेंगे। इस लक्ष्य के साथ आइए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। एमके यादव सर और केडी सर दोनों ही यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं, जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट है रितिका जिंदल मैम, जिन्होंने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी हैं। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं, जो कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाली है। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उन्हीं के स्टूडेंट्स की भी टॉक्स रिलीज होने वाली है। तो हमने एमके यादव सर और केडी सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 2024 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए अब तैयारी शुरू करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि दोनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया है। जोश की फैमिली के लिए केडी सर और एमके यादव सर दोनों ही हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब अफोर्डेबल हो पाएगी। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना है, लेकिन लाखों की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ जोश टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से हमारा वो अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया मत होने दीजिए, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।